कर दो शुरू। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 1। और मेरा टारगेट रहेगा कि आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर आपको बायो-सेवर्ट लॉ, साथ में उसका एक एप्लीकेशन, यानी कि किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है स्ट्रेट वायर की वजह से, यानी कि फाइनाइट लेंथ का हो या इनफाइनाइट लेंथ का हो। तो बच्चों लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ हेडिंग बना लेते हैं बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली टी है आपका साइलेंट। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको अगर देखने को मिल जाए टी तो आप उसको कंफ्यूज ना होइएगा, बेसिकली पढ़ते हैं इसको बायो-सेवर्ट लॉ। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए बच्चों, जिस प्रकार किसी मैग्नेट की वजह से, अगर इसको मैं मैग्नेट मान लूं, इसका ये नॉर्थ पोल मान लूं, इसका साउथ पोल मान लूं, तो जिस प्रकार किसी मैग्नेट की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से ऑरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे उनको पता लगाया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर दिया जाए तो करंट फ्लो होने की वजह से इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। यानी कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा अप टू इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड खैर जीरो हो जाता है, लेकिन बेसिकली कॉन्सेंट्रिक लूप बनाता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन नजर आता है। इसकी ये सेम उसी तरह बिहेव करता है जिस प्रकार एक मैग्नेट जो है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आती है। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट बायो-सेवर्ट ने किया था। एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख करके उसके बगल में एक मैग्नेटिक कंपास रख के उसमें डिफ्लेक्शन देखा पाया उन्होंने, जिससे उन्हें पता चला कि यार ये तो डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है जब उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बायो-सेवर्ट लॉ, जो कि कैलकुलेशन करके बताता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि ये कोई रैंडम वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहां पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली बायो-सेवर्ट का जो लॉ है वो एक छोटे से एलिमेंट डीएल, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है, उन्होंने ऐसा पाया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस छोटे से एलिमेंट डीएल के, और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस करंट कैरिंग वायर के करंट में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और साथ में जो ये मैग्नेटिक फील्ड आया, ये छोटा सा जो मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आया, वो इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया। ठीक है, और एक और आता है यहाँ पर जो नेक्स्ट आया, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डीएल वेक्टर, अभी मैं बता रहा हूँ कि डीएल वेक्टर क्या होता है। ये जो डीएल वेक्टर यहाँ बना हुआ है, डीएल वेक्टर मतलब होता है कि करंट के डायरेक्शन में जो एलिमेंट ले रहे हो, करंट के डायरेक्शन में तो पहली बार डीएल वेक्टर को लिया जाता है, और ये एलिमेंट जो है छोटा एलिमेंट लिया जाएगा, क्योंकि बायो-सेवर्ट का जो लॉ है वो छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता है आर डिस्टेंस पी पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाला गया तो इस डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल जो भी था, यानी कि इसके एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। इन सारे चारों इक्वेशन को जब मिलाया गया, कंबाइन किया गया, तो एक नया एक्सप्रेशन निकल के आया, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी हटाई गई, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद क्या मिलता है, डीवी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, इसको हम के नाम देते हैं, तो के आई डीएल साइन थीटा अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर। सर कोई दिक्कत नहीं है, अभी सही है। इस के की वैल्यू सर बता दीजिए, के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होती है, और इसको सॉल्व करने पर जो निकल के आता है वो 10 टू द पावर क्या आता है, -7। ओके सर, यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखिएगा, जैसे म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, या आप एज ए वैक्यूम या एज ए एयर ले सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पर इस छोटे से एलिमेंट यानी डीएल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको बोलते हैं डीबी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज, दिस विल बी मैग्नीट्यूड,
KI dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर। अब सर ये तो मैग्नीट्यूड आपने निकाला सर, ये तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला, हमें तो चाहिए वेक्टर फॉर्म में सर, तो वेक्टर फॉर्म में ले लीजिए भाई। तो वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैं इसके डायरेक्शन पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म जब इसका लिखोगे तो आता है KI dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन व्हाट आर क्यूब। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आती है। आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसको हटाओगे, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है, तो यहां से इसको हटाओगे तो dl इंटू आर इंटू साइन थीटा, तो एक आर से एक आर मर जाएगा, तो कितना आएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों मैच कर जाएंगे। ठीक है सर। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, तो उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड का सर यूनिट बता दीजिए, यूनिट। तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। देखिए यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट की बात करें तो इसके 3 यूनिट अभी हम डिफाइन कर दे रहे हैं, बाद में हम फार्मूले से इसको ड्राइव कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए एक यूनिट है टेस्ला, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, शॉर्टकट में टकला याद कर लीजिए तो चल जाएगा। यहाँ दूसरा यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और तीसरा यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर जो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर है, वेबर क्या है? वो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, तो उससे आप टेंशन ना लीजिए, इसको भी आगे वाले लेक्चर में वेबर बता दिया जाएगा, वेबर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल बायो-सैवर्ट लॉ था, जो छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता है। आगे चल करके हम एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से हम इसी बायो-सैवर्ट लॉ का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि सर मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कैसे आ जाता है। देखिए बेसिकली ऑरेस्टेड का एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने पता लगाया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करवा दिया जाए तो उसके आसपास रखा हुआ मैग्नेटिक कंपास जो है डिफ्लेक्ट हो रहा था, और जब करंट को रिवर्स कराया, बस मान लो करंट इसमें सीधा जा रहा था, तो मैग्नेटिक मान लेते हैं ये जो है मैग्नेटिक कंपास है, तो इसमें डिफ्लेक्शन मान लो इधर हुआ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट को रिवर्स किया गया ना तो इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज हो गया। तो उन्होंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब जाहिर सी बात है यार कि इसमें करंट बदलने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी कि कंपास जो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो अपोजिट सेंस में शो कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसी समय एक इंफॉर्मेशन और देता हूं कि सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बार बार आप जिक्र कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से। देखिए जिस प्रकार किसी मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से किसी करंट कैरी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ऐसा रीजन, ऐसा 3 डायमेंशनल रीजन जिसमें रखा हुआ कोई भी कंपास डिफ्लेक्ट हो जाए, यानी उसको एक बल आघूर्ण का अनुभव हो और वह एक निश्चित दिशा में ठहर जाए, तो ऐसे रीजन को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इसका एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं और एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं बच्चों। चलिए भाई तो इसको हटा देते हैं। तो बच्चों एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ये पहला वाला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर की वजह से, रिंग की वजह से, हम तमाम अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं थ्रू बायो-सैवर्ट लॉ। बट उससे पहले मैंने बोला नहीं मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो पहले ये तो पता कर लीजिए सर कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए डीएफ बनाया गया है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या है, तो चलो आओ थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने पूछा कि आप चलिए यहाँ बताइए इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होएगा। तो आप अपने फिंगर को करेंगे किस प्रकार, देखिए अपने राइट हैंड को उठाइए और अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखिए। जिधर आपका फिंगर कर्ल हो रहा है, इस साइड फिंगर अंदर जा रही है ना, इस साइड फिंगर आउटसाइड, इस साइड फिंगर इनसाइड। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी वो इनसाइड होगा। मैं यहां 2 चीजें यूज करूंगा, क्रॉस का मतलब मेरा होता है इनसाइड और डॉट का मतलब होता है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है इनसाइड और डॉट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है आउटसाइड। मुझे लगता है आपको कोई इशू नहीं आया होगा। अब कुछ बच्चे अभी भी डाउट में होंगे, सर ये बताइए अभी अभी आपने कुछ देर पहले
आपने कुछ देर पहले लिखा था कि सर बायो-सैवर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब होता है। और आपको ये भी पता होगा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है और होना भी चाहिए। देखो डीएल और आर दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो सर आप राइट हैंड पाम रूल लगाइए तो डीएल क्रॉस आर करके निकालिए। ऐसे आप लोग को जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया होगा तो वहां बताया गया होगा कि राइट हैंड उठाइए और फिंगर को दूसरे वाले वेक्टर की तरफ कर्ल कीजिए, ताकि जब फिंगर कर्ल हो तो दूसरे वेक्टर की तरफ अप्रोच करे तो अंगूठा जिधर जाता है वही बेसिकली उस नए वाले फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है। तो चलो आओ देखते हैं। अगर यहां पर हमने छोटा सा एलिमेंट पकड़ा था डीएल, मान लो यहां पर डीएल पकड़ा था। अच्छा, मैंने आपको बार बताया है कि डीएल वेक्टर को का डायरेक्शन जो लेना है वो करंट के डायरेक्शन में लेना है। इसको बेसिकली हम ओवरऑल आई डीएल को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं करंट एलिमेंट। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि बाबू प्रॉब्लम ये थी कि हमें मजबूरन यहां पर डीएल वेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने करंट को रिवर्स किया, जो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब करंट को रिवर्स करता हूं तो देखता हूं कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन रिवर्स साइड में हो रहा है। इसका मतलब मेरी मजबूरी है कि हमें एक ऐसा वेक्टर असाइन करना होगा जिससे हमारा काम बन जाए, जिससे हमारा जो ये करंट स्केलर भी बचा रहे और एक नया डीएल वेक्टर क्या हो, डिफाइन हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर डीएल वेक्टर ले लिया। अब इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो उठाइए भैया, राइट हैंड पाम उठाइए और क्या करना है, ये अपने उंगलियों को डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में रखिए और आर की दिशा में कर्ल कीजिए, डीएल क्रॉस आर। आर इधर है ना भाई, डीएल ऊपर है, डीएल बेसिकली क्या है, डीएल ऊपर है, डीएल ऊपर आर इधर, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे, अंगूठा गया अंदर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड गया अंदर। बोलो क्लियर? अगर यही हम क्या करें, यही डायरेक्शन क्या करें, अगर यहां पर हमने को निकालना हो, इस पॉइंट पी पे निकालना हो तो कायदे में हम डीएल लेंगे, डीएल ऐसे लेंगे और आर मेरा इधर चला जाएगा, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो अंगूठा बाहर आ रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। बोलो क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो बच्चों, इसका समरी दोबारा ले लीजिए। देखिए मैंने क्या बताया, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो भैया लगाएंगे राइट हैंड पाम रूल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका मैंने बताया कि आपके पास दो मेथड है, या तो आप डीएल क्रॉस आर से जाओ, या तो भैया अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखो, फिंगर को कर्ल करो। फिंगर जिधर कर्ल हो रहा है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मैं सलाह दूंगा कि भैया यही वाला यूज करो कि अंगूठा ऊपर की तरफ, फिंगर अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड होगा। इस तरफ जाओगे तो इस तरफ, इस साइड अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो फिंगर इस साइड रखोगे और करंट ऊपर जा रहा है तो फिंगर को कर्ल करोगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आएगा। बोलो क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाता हुआ दिखेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग को डायरेक्शन क्लियर हो चुका है, राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं बायो-सैवर्ट लॉ के एप्लीकेशन पे, और एक बहुत लेंदी प्रूफ है लेकिन मैं थोड़ा रैपिडली करने का प्रयास करता हूं। तो चलो बच्चों डायग्राम बनाते हैं तेजी से। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फाइनाइट वायर लेते हैं, इस फाइनाइट वायर में मान लेते हैं करंट आई जा रहा है। इस फाइनाइट वायर के जस्ट परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पर, या आप ए ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, तो यहां पर हम इस एंड को यहां से टिंग 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 इसको मिला देते हैं। ये वाला एंगल मान लेते हैं φ1 और दूसरे वाले एंगल को φ2 मान लेते हैं। बेसिकली भाई दूसरा एंड कितना बना रहा है एंगल यहां पर, तो उसको हमने φ2 मान लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक है, इसको हम आर बाद में दिखा देंगे कि भैया ये ए है। ठीक है, चलो भाई, तो अब यहां पर क्या बताना है कि पूरे इस फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से करंट कैरिंग, और ये कैरिंग कैसा वायर है, फाइनाइट लेंथ वायर है, फाइनाइट लेंथ वायर है, तो इसकी वजह से हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो कायदे में मामला वही है कि एक साथ तो पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम लगाएंगे छोटा सा एलिमेंट पकड़ेंगे। सर एलिमेंट क्या पकड़ेंगे, डीएल पकड़ेंगे। डायरेक्शन क्या होगा सर, करंट के डायरेक्शन में होगा। कितने डिस्टेंस से पकड़ रहे हो, इसके इस पॉइंट से, यानी ओ पॉइंट से, अगर इसका नाम ओ दे दूं तो ओ पॉइंट से मैं नीचे जा रहा हूं, एल लेंथ नीचे जा रहा हूं और जा करके एक डीएल वेक्टर पकड़ लिया जो कि करंट के डायरेक्शन में है। इसकी वजह से मैं यहां जा रहा हूं लिखने मैग्नेटिक फील्ड, और इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। लिखे भाई, चलो निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट
करंट एलिमेंट कौन सा, करंट एलिमेंट आइडियल, इसकी वजह से हम लोग निकालते हैं। तो क्या आता है बेसिकली dB इक्वल टू आएगा, वेक्टर फॉर्म बाद में यूज करेंगे, पहले थोड़ा सा मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन, इस साइन का एंगल बाद में लिखूंगा, अपॉन क्या होगा, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का लेंथ मान लीजिए आप r मान लीजिए, तो आइडियल और साइन बाद में रखेंगे और अपॉन क्या होगा r स्क्वायर। अब सर एंगल का लोचा है, सर एंगल क्या लिखें, सर थीटा लिखें क्या, नहीं, मैंने बताया थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ध्यान रखिएगा ये आर वेक्टर है जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो यहां पर थीटा क्या होता है, बेसिकली ये वाला एंगल होता है। तो अगर ये थीटा है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। सबको जोड़ोगे, इसको 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 पकड़ के जोड़ोगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा ये वाला एंगल, 90 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो dB इक्वल टू आ गया, मैं इसको के लिख दे रहा हूं भाई, उतना बड़ा नहीं लिखूंगा, के लिख देता हूं शॉर्टकट, KIDL, ये कितना हो जाएगा, cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब सर प्रॉब्लम है कि मुझे एक इशू है, सर इशू ये है कि हम जैसे हमें तो छोटा सा एलिमेंट मिला, अब भाई पूरे वायर की वजह से निकालना है यार। तो एक काम करते हैं, थीटा को हम मान लेते हैं वेरिएबल, जो कि होगा अभी वेरिएबल होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर थीटा को हम 2 डिग्री लेंगे तो हमें छोटा सा एलिमेंट यहां मिलेगा, 50 डिग्री लेंगे तो एलिमेंट यहां मिलेगा, 60 डिग्री लेंगे तो एलिमेंट यहां मिलेगा। मतलब हम थीटा को वेरिएबल ले सकते हैं, क्योंकि थीटा को अगर मैं -φ2 से थीटा को कहां से कहां जोड़ूं, भाई यहां पर भी डीएल एलिमेंट होगा तो इसकी वजह से भी यहां मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो उसका थीटा कुछ और होगा। तो मैं बेसिकली ये वायर जहां से जहां तक फैला हुआ है तो वहां से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस थीटा को पकड़ करके -φ2 से, क्योंकि हम क्या जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो एंगल निगेटिव मिलेंगे और ऊपर वाले एंगल को जो कि क्लॉकवाइज है पॉजिटिव मिलेंगे। तो अगर इस थीटा को जोड़ना है तो उसको -φ2 से उठा करके जोड़ते 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 कहाँ जोड़ेंगे, φ1 तक जोड़ेंगे, तो हमारा पूरा वायर मिल जाएगा। अगर मैं +30 डिग्री ले लिया, यहाँ पर जाओगे तो -30 डिग्री, तो यहाँ पहुँच गए, -60 डिग्री तो यहाँ पहुँच गई, तो ये एलिमेंट कवर हो गया। -60 डिग्री ले लिए तो ये वाला एलिमेंट कवर हो गया। वैसे यहाँ पर 30 डिग्री प्लस ले लिए तो ये वाला एलिमेंट कवर हो गया। तो इस प्रकार जब इंटीग्रेट करोगे तो पूरा का पूरा वायर कवर हो जाएगा। बोलो क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इस थीटा को वेरिएबल मानेंगे। तो सर प्रॉब्लम हो रही है, सर थीटा वेरिएबल मान रहे हो तो जोड़ना है, तो कैसे इंटीग्रेट हो पाएगा। तो इसका मतलब डीएल और आर फंसा रहा है, तो इन दोनों को हटाओ, ये टांग अड़ा रहा है ना रास्ते में, इसको हटाओ, मार दो इसको। कैसे मारेंगे सर, तो निकालते हैं पहले आर की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो ट्रायंगल लगाते हैं भाई, ये एंगल थीटा है तो लगाते हैं कॉस थीटा। तो ट्रायंगल में चलते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, इस वाले लेंथ को मैंने ए मान रखा है, तो आधार ए बटे ये वाला जिसके साथ एंगल बनता है वो बेस हो जाता है, ये आधार हो गया बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आर, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, ए अपॉन कॉस थीटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। ठीक है सर, आर मिल गया। सर अभी क्यों कौन प्रॉब्लम कर रहा है, डीएल प्रॉब्लम कर रहा है। इनको पकड़ के तोड़ो, इनको तोड़ना है। तो डीएल कैसे निकालेंगे, तो डीएल हटाने के लिए काम करते हैं यार। डीएल कहां से मिलेगा, डीएल यहां से मिलेगा, यानी यल से मिलेगा। ये लेंथ यल है, ये लेंथ क्या है, एल है। ओवरऑल मैंने एल पे जाकर डीएल लेंथ लिया है, तो डीएल लेंथ बहुत छोटा है, तो हम इसको यहाँ पर ओवरऑल ये लेंथ मान सकते हैं एल। तो लगा देते हैं भैया। तो tan थीटा बराबर, अब लगाएंगे नेक्स्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर एल है और बेस क्या है, ए है। तो यहाँ से अगर कायदे में अगर आप यहाँ से लिखोगे तो एल बराबर आ जाएगा ए tan थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट मारेंगे। तो डीएल इज अपॉन क्या होगा, थीटा का एक्सपेंड करिए, डीएल अपॉन डी थीटा बराबर क्या आएगा, ए tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मैं यहाँ शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, डी डी थीटा ऑफ tan थीटा का जो डिफरेंशिएशन आता है कायदे में वो क्या आता है सर, सेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया सर। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे। थोड़ा मैं यहाँ कर देता हूँ इसके आगे, नेक्स्ट आगे। तो क्या आएगा यहाँ से, डीएल बराबर क्या आ जाएगा, बेसिकली ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। भाई इतना काम कर लो, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ मामला क्या क्या किया हूँ। देखो, एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ा, उसकी वजह से वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके बाद में उसको -φ2 से +φ1 तक
जोड़ दूंगा। जोड़ने का मतलब किसको बुलाना पड़ेगा? नागिन को बुलाना पड़ेगा। नागिन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो अभी हम उस पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ वेरिएबल को एलिमिनेट करें, मतलब एक वेरिएबल में लेकर आए ताकि मेरा काम बन जाए, इंटीग्रेट करना आसान हो जाए। तो चलो भैया अब चलते हैं फिर से इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पहुंच जाओ भाई। सर पहुंच गए। तो dv इक्वल टू आ गया के आई, डीएल की वैल्यू क्या है? कहाँ गया भाई डीएल कहाँ? अच्छा ये है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा लिखा हुआ है। कॉस थीटा छाप दो क्योंकि कॉस थीटा पहले से लिखा हुआ था। आर की वैल्यू कितनी है? कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? आर की वैल्यू है ए अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि भाई ए अपॉन कॉस थीटा है और मुझे आर का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको पलटोगे तो क्या आएगा? इसको पलटोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से। के आई ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर। थोड़ा सा मैथ कर लीजिए। कॉस सेक स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा। क्यों सर? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन दोनों को मार दो, देहांत हो गया। तो एक ए से एक ए मर जाएगा। तो कितना आ गया? के आई, उसके बाद क्या बचा सर? कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए। अब ये हमें सुकून मिला क्योंकि अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है। अब ये एक वेरिएबल में आ गया है, थीटा को जोड़ना है। अलग अलग थीटा पे डीएल डीएल अलग कवर हो जाएगा और मुझे पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं भैया, नागिन को बुलाते हैं। तो नागिन को बुलाने का मतलब होता है इंटीग्रेशन बुलाना पड़ेगा। तो नागिन को बुला लीजिए भैया। के आई कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए। बोलो क्लियर? इसके आगे थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं, जगह बना लेते हैं भाई। यहाँ पर यहाँ जगह बना लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ बना लेते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, आगे थोड़ा प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आ जाएगा। कितना आएगा? के सर बाहर है क्योंकि कांस्टेंट है। करंट तो सेम, करंट तो वेरिएबल है नहीं, कॉमन करो। ए तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है ना भाई, तो बाहर कर लो। और कॉस थीटा डी थीटा कहाँ से कहाँ तक जोड़ेंगे? इस देखो ये थीटा है, अगर मैं यहाँ पकड़ा था, यहाँ डीएल लेंथ पकड़ा था तो थीटा यहाँ पर आया था, ये इतना एंगल आया था। अगर डीएल लेंथ में -φ2 से पकड़ना शुरू करूँ तो -φ2 से कवर करूँ कहाँ तक जाऊँ? φ1 तक। तो -φ2 से φ1 तक कवर करो, सारा का सारा क्या हो जाएगा? लेंथ कवर हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी के आई अपॉन ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। इसको आपको याद रखना होगा। थोड़ा सा आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ लीजिए भाई। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। ठीक है सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं भाई। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से बस अब लिमिट रख दीजिए और काम खत्म। के आई बाई ए, पहले लिखते हैं अपर लिमिट। तो अपर लिमिट रखेंगे तो साइन φ1 माइनस लोअर लिमिट तो माइनस साइन -φ2। एक बार थीटा की जगह पे φ1, एक बार थीटा की जगह पे -φ1, बीच में लगा देना है माइनस, यहाँ पर लगा दीजिए ब्रैकेट। अब आपको थोड़ा सा यहाँ भी मैथमेटिक्स है। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सारे बच्चे बोलो भाई। साइन माइनस थीटा बराबर होता है, यहाँ जब लिखोगे साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन φ1 प्लस साइन φ2। धन्यवाद। ये आपका पूरा प्रूफ हो गया। यानी कि ये बेसिकली क्या है? किसी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, वो भी फाइनाइट लेंथ का। थोड़ा प्रूफ बड़ा है लेकिन मैं तो सलाह दूंगा कि आप इस रिजल्ट को याद रखें। कोई बेसिक चीजें है नहीं, आपको करना क्या है? यल लेंथ नीचे जाकर डीएल लेंथ का टुकड़ा पकड़ो, उसके कारण डी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखो प्रॉपर तरीके से, और थोड़ा सा वेरिएबल को कम करने का प्रयास करो। एक वेरिएबल में लाओ, थीटा इज द वेरिएबल। थीटा को ही अलग अलग रखोगे तो आपका सारा डीएल 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 कवर हो जाएगा, और बाद में उसको नागिन बुला करके इंटीग्रेट कर दो। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और फटाक से यहां से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बोलो क्लियर? तो ये रिजल्ट हो गया। सर हमें डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? बहुत आसान तरीका, राइट हैंड पाम रूल। अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखो, फिंगर को उठाओ, कर्ल करो, फिंगर अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर की तरफ। मैं जब कभी भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे इसको मान लेते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो यहां लगाएंगे वेक्टर और अंदर के डायरेक्शन को लिखेंगे माइनस का आई जे के कैप, माइनस का के कैप। अगर यही बाहर आता तो प्लस के कैप लिखते, और अंदर जा रहा है तो माइनस का के कैप, या कुछ बच्चे कभी कभी इसको अथवा करके ऐसे कर देते हैं, यहां लगा के ऐसे गोला कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनसाइड है। ठीक है, तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन। तो बच्चों फाइनाइट लेंथ हो चुका है, अब हम लोग चलते हैं
इनफाइनाइट लेंथ के लिए निकालने। तो आप कहोगे सर इतना बड़ा प्रूफ करवाओगे क्या दोबारा? नहीं, इस बार क्या करना है, ज़्यादा इतना मेहनत नहीं करवाऊंगा। φ1 और φ2 की वैल्यू रख देनी है। अगर यही इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा, चलो मैं प्रॉपर तरीके से कर देता हूँ। इसको पहले देते हैं मिटा भाई, ये भी मिटा दे रहे हैं। आप समझ जाइएगा कि मैं इनफाइनाइट लेंथ की वजह से क्या निकालने वाला हूँ, मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला हूँ। तो कायदे में इसको पहले ईमानदारी से मिटा लेते हैं भाई। हाँ, तो चलो भाई जल्दी से ये भी निपटा लेते हैं। देखिए, अगर यही वायर क्या हो, मैं लिख दे रहा हूँ इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर के कारण, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर क्या निकालने हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। सर कोई बात नहीं, निकाला जाए। चलो, इनफाइनाइट लेंथ मतलब दोनों तरफ से ये बहुत बड़ा है, इस साइड से भी बहुत बड़ा है, दोनों तरफ से बड़ा है। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो ये हम लोग फार्मूला निकाले हैं, इसमें जो ए होना चाहिए वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर होना चाहिए भाई, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सर यहाँ निकाल, ये लेंथ हो गया, निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, नहीं भाई, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। ये परपेंडिकुलर लेंथ होना चाहिए, ठीक है। अब इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है भाई। तो इस बार देखिए, अगर वायर इतना बड़ा था तो एंगल इतना था, वायर इतना बड़ा था तो एंगल इतना था, वायर इतना बड़ा था एंगल इतना था। वायर बहुत बड़ा है यार, तो एंगल कितना हो जाएगा, 90। यही वाली कहानी यहाँ पर भी, वायर बहुत बड़ा है तो क्या कर देंगे, 90। तो स्पेशल केस में पहला है, अगर वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ का हो तो कायदे में करना कुछ नहीं है, B बराबर μ0/4 I बाई, ये A है, साइन φ1 की वैल्यू 90 और φ2 की वैल्यू क्या कर दोगे, 90। ठीक है सर, μ0I/4 साइन 90 अंश की वैल्यू 1 1 2, यहाँ से दोनों से 2 मर जाएगा, कितना आएगा, μ0I/2 ये रिजल्ट आपने देखा होगा। यही आगे चल करके एम्पियर सर्किटल लॉ को वेरिफिकेशन की जाती है इसी सूत्र के माध्यम से, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ को वेरीफाई करते हैं। तो चलो भाई ये हो गया। ठीक इसी का अगला केस और है कि अगर दूसरा केस क्या है, स्पेशल केस पे सेकंड डाल देते हैं। स्पेशल केस फर्स्ट था, स्पेशल केस सेकंड था। सेकंड में कुछ नहीं करना सर, वायर एक साइड से बहुत बड़ा है, दूसरे साइड यहाँ पर इन्फिनिटिव लेंथ है और आप मैग्नेटिक फील्ड यहीं पर निकाल रहे हो। ऐसे केसेस में जो एंगल है, देखिए φ1 क्या होता था, φ1 इज द एंगल क्लॉकवाइज थ्रू दिस लाइन से क्लॉकवाइज लेना था और इस वाले एंगल को एंटी क्लॉकवाइज पकड़ना था। इस बार क्लॉकवाइज वाला तो एंगल 90 है सर, इस बार क्लॉकवाइज वाला एंगल तो 90 है सर, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज तो कुछ है ये नहीं है, नीचे तार है ये नहीं है, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल कौन सा होगा यार, यानी कि इस बार φ1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 90 और φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सारे बच्चे बोलो भाई, 0। तो क्योंकि भाई एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ फिर रखोगे तो क्या आएगा, B बराबर आएगा μ0/4 I/r साइन 90 और प्लस साइन क्या कर दीजिएगा, साइन 0 डिग्री। तो कायदे में सॉल्व करोगे तो μ0I/4 साइन 90 अंश का मान 1 प्लस 0 कितना आएगा, सारे बच्चे बोलो, μ0I/4 तो ये खत्म हो गया। सर डायरेक्शन बता दीजिए। डायरेक्शन वही वाली कहानी, राइट हैंड पाम रूल। भैया यहाँ करंट दिखा दो रे, बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। कहाँ गया बे, एक करंट यहाँ दिखा दिया, करंट दिखा दो कि बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ करंट दिखा दीजिए। तो कायदे में ये इसका रिजल्ट है। सर हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए, रो रहे हो वेक्टर फॉर्म के लिए, तो भैया ये करंट ऊपर जा रहा है तो फिगर को कर्ल करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, तो इसका मतलब माइनस का K कैप। तो इस तरीके से हम लोगों ने तेज़ी से 2 टॉपिक बहुत तेज़ी से कवर किया, हालांकि आधे घंटे बीत चुके हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, फाइट मारते रहिए, गुड।